कुछ कुछ बेसिक टर्म्स हमने पढ़ी थी, है ना, बहुत बेसिक टर्म्स पढ़ी थी भी। कोलिनियर वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या है ना, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब आज की क्लास में उससे कुछ आगे हम शुरू करते हैं। देखो, तो उसी सीरीज के अंदर जो आज का जो सबसे पहली जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये बार बार यूज आएंगी। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। देखो, पहले बात करते हैं बेटा किसकी, पोजीशन वेक्टर की। तो जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या करेगा, जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों वो क्या करने वाला है, इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन स्पेस। भाई कोई भी पार्टिकल जो है उसकी स्पेस में क्या पोजीशन है, कहां पर वो है, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें पोजीशन वेक्टर बताएगा बेटा। अब एक बात बताओ कि जब आप किसी पार्टिकल की पोजीशन को जब बताएंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि उसके लिए आपको रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि भाई कहां से उसको आप देख रहे हैं ना। तो फॉर पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं ना बच्चों, फॉर पोजीशन वेक्टर a reference point is needed or required। वो जरूरत पड़ेगी, है ना, कि हम ये तो पता लगे ना कि भाई आप अगर कोई आपको कहे कि यार वो 5 मीटर पर है, कहां से 5 मीटर पर है, वो रेफरेंस बताना पड़ेगा आपको। तो वो रेफरेंस जरूरी है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। That reference point is taken to be origin। उसको हमने origin से ही कंसिडर कर लिया है, origin को ही कंसिडर कर लिया रेफरेंस पॉइंट। देखो क्या मतलब है बेटा इसका, मान लो कि ये आपका कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना, आपने ये देखा होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट इधर वाई कोऑर्डिनेट रहता है। मान लेते हैं कि कोई एक पोजीशन ये है बेटा, पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई, ये ओरिजिन है। तो जो ये ओरिजिन जो है यही आपका क्या रहने वाला है, यही रेफरेंस पॉइंट रहने वाला है। तो अब हमने क्या किया, सिंपल कि ये ओ और ये पी, ये जो वेक्टर है आपका, ये जो वेक्टर बेटा लेट इट बी R1, ये R1 वेक्टर आपका क्या रहेगा, R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। R1 क्या होगा बेटा, यानी कि आप ये ऐसे समझ लिए कि जो पोजीशन वेक्टर है उसको डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट का होना जरूरी है, उसके लिए ओरिजिन का रहना जरूरी है। यानी कि जो भी पोजीशन वेक्टर्स होंगे दे मस्ट स्टार्ट फ्रॉम, यानी कि उनका जो बेटा टेल है वो मस्ट कहाँ पे होना चाहिए, वह ओरिजिन पर होना चाहिए, ये कंडीशन है ना। फॉर पोजीशन वेक्टर्स देयर टेल्स मस्ट बी एट ओरिजिन। भाई अरे समझ में आ रहा है, ओरिजिन के बिना पोजीशन वेक्टर को डिफाइन नहीं किया जा सकता, रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन जरूरी है। क्लियर है बच्चों, कि मान लो कि कोई पॉइंट पी था, उसका रेफरेंस वेक्टर आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है भाई। मान लो इसका कोऑर्डिनेट्स आप क्या मान लो, x1, y1 मान लो। इसी तरह से मान लो कि कोई एक और पॉइंट है बेटा Q, इसके कोऑर्डिनेट्स आप क्या लिख लो, x2, y2। तो ओरिजिन से जो ये जो वेक्टर इसको ज्वाइन करेगा उस पॉइंट को, यह दूसरा पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। R2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q और R1 किसका पोजीशन वेक्टर है, R1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। क्लियर है सभी को। चलो अब एक बात देखो,
ये तो बेटा किसके बारे में बात होगी, पोजीशन वेक्टर के बारे में बात होगी सर। वो ओरिजिन से शुरू होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, उसका जो है जो टेल है दैट मस्ट बी एट ओरिजिन। क्लियर है, ये बात होगी। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। नोट करो बेटा जल्दी से नोट करो। अच्छा एक बात और देख लो बेटा, इनको है ना R1 और R2 भी लिखेंगे कैसे, ये भी देख लेते हैं साथ साथ, है ना। भाई हम कैसे लिखते हैं भाई, जहां पे फाइनल पॉइंट जो फाइनल कोऑर्डिनेट है माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, x1 माइनस 0 वो तो कितना हुआ बेटा x1 i कैप प्लस y1 माइनस 0 तो y1 j कैप। बेटा दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ये क्या चीज है भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। इसी तरह से आप R2 को कैसे लिख पाएंगे, R2 विल बी इक्वल टू, बेटा क्या लिखूं, देखो अब सब समझ में आ रहा होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप एंड दिस विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। तो किसी भी पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखना है, यह बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही है। ये नोट करो जल्दी से। अब डिस्कशन करते हैं बेटा किसका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। देखो तो डिस्प्लेसमेंट जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का, है ना। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा एक बात ध्यान रखना हमेशा कि अगर आपको कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा क्या करना पड़ेगा आपको उसके जो हेड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से जो टेल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो माइनस करते हुए रेस्पेक्टिवली आई कैप, जे कैप, के कैप लिखना पड़ेगा, उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, देखो जरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी देख लो भाई। अब देखो अभी जो ये डायग्राम बनाया था इसी से ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देख लेते हैं। ये हमने कोई पॉइंट P का नाम दिया था, है ना बच्चों, ये पॉइंट P था, ये वेक्टर R1 से हमने इसको रिप्रेजेंट किया था, ये Q पॉइंट था, इसको वेक्टर R2 से रिप्रेजेंट किया था। तो भाई ये आप ऐसे मानो कि आपने किसी पार्टिकल को पॉइंट P से कहां पे लेके गए हो बेटा, आप Q पॉइंट पर लेकर के गए हो। आप किसी भी पार्टिकल को कहां से कहां लेकर गए हो, P से Q। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये क्या करेगा, इट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। तो भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होगा ये बता देता हूं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। बेटा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर फाइनल या फिर इसको ऐसे सिंपल ऐसे लिख लो, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये जो वेक्टर आपका आएगा यह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। तो यहां पे देखो जरा, यानी कि जो खत्म होने वाला है वेक्टर वो तो फाइनल पोजीशन पे खत्म होगा, तो यहां पे इसका जो टेल है वो तो यहां रहेगा और हेड यहां चला जाएगा। ये जो वेक्टर आया है आपका वेक्टर आर जो बेटा हमने लिखा है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। यही आपका क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो यहां पे बेटा आप उसको कैसे लिख पाओगे जरा देख लो भाई। इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो हमने अभी पहले लिखा भी था, तो इट विल बी सिंपली x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। और अगर देखो अगर इसका कोई z कंपोनेंट होता तो भी मैं उसको z2 माइनस z1 की फॉर्म में लिख देता। तो यानी कि यहाँ पे एक बात क्या है खास बेटा कि इन केस ऑफ displacement vector, in case of displacement vector we need not any reference point। मुझे सिर्फ क्या चाहिए,
मुझे एक फाइनल पॉइंट चाहिए और एक इनिशियल पॉइंट चाहिए। हाँ ऑब्वियस है कि उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा कौन, उनका पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, और उस पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बेटा ओरिजिन होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। तो होपफुली आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में चीजें बहुत क्लियर है कि कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा जाएगा और कैसे पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा। बोलो क्लियर है क्या बच्चों? नोट करो जल्दी से, देखो जरा आगे, देखो नोट कर लिया तो अब जरा कुछ है ना छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, उन चीजों को जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या होगा। पहला पॉइंट कहते हैं कि इफ ए वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, कह रहे किसी वेक्टर को अगर उसी के पैरेलल में आपने क्या कर दिया डिस्प्लेस, देन देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन वेक्टर। बेटा कह रहे कि अगर आपने वेक्टर को पैरेलली मूव कर दिया, तो देखो जब आप पैरेलल मूव कर रहे हो तो कोई डायरेक्शन में तो चेंज आया नहीं है और ना ही उसकी लेंथ में चेंज आया, लेंथ में चेंज नहीं आया तो मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आया, तो कुल मिलाकर के जो वेक्टर आपका है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन वही रही जो पहले थी। इसको और छोटे से एग्जांपल के साथ समझो बेटा। मान लिया कि ये कोई वेक्टर ए था, आप इसको पैरेलली ऐसे मूव करके ले आए, ये लो, आप इसको अब जरा यहां से यहां लेके चले जाओ, तो आप इसको मूव करवाते रहिए पैरेलली, तो ना तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा और ना ही उसके डायरेक्शन में चेंज आएगा, इसलिए वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है बच्चों? अगली बात करें, इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड through any angle theta except 2 पाई बोल दो बेटा, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो 360 डिग्री, इन दोनों एंगल्स को छोड़ करके अगर आपने किसी वेक्टर को क्या कर दिया, घुमा दिया, रोटेट कर दिया, देन वेक्टर चेंजेस। बेटा उस केस में जो वेक्टर है वह आपका चेंज हो जाता है। उसका कारण समझो भाई आप, उसका कारण क्या है कि भाई लेंथ तो चेंज हुई नहीं, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहता है, मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, लेकिन बेटा जो आप बात करते हो वेक्टर की, तो वेक्टर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड तो है नहीं, उसकी डायरेक्शन भी है, और अगर आपने वेक्टर की डायरेक्शन को बदल दिया तो वेक्टर अपने आप में बदल जाएगा, बट डायरेक्शन चेंजेस। तो जरा आप सोचो बेटा, अगर कोई भी वेक्टर है उसमें इन दोनों में से किसी भी चीज में चेंज आ जाता है ना बेटा, तो वो वेक्टर अपने आप में बदल जाता है, चाहे वो उसका मैग्नीट्यूड में चेंज आए, चाहे वो उसकी डायरेक्शन में चेंज आए। क्लियर है बच्चों? तो यानी कि 360 डिग्री या 2 पाई एंगल को छोड़ करके कुछ भी आपने वेक्टर को रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, तो दैट वेक्टर विल नॉट रिमेन सेम, वह क्या हो जाएगा बेटा, वो एक नया वेक्टर बनकर के आ जाएगा जिसकी डायरेक्शन अलग होगी बट मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो पहले था। नोट करो जरा, देखो बेटा आगे एक और बात, कि अगर हम क्या कर दें, तीसरी चीज, इफ frame of reference is rotated, है ना, जहां से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब जहां से आप देख रहे हैं, जो आप ये एक्स और वाई लिख रहे थे ना बेटा, ये जो प्लेन था, यही इसी को रेफरेंस बोल रहा हूं। तो अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट कर देते हो तो क्या हुआ बेटा, देन
वेक्टर रिमेन्स सेम only there is change in its components। बताएंगे बेटा क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें चेंज आ जाएगा। मान लो बेटा कि यह कोई वेक्टर ए था, अब देखो आपने इसको घुमा दिया, जरा आप सोचो कि मैंने इसको अब ऐसे कर दिया बेटा, तो आपने सिर्फ इसी को तो घुमाया है, वेक्टर थोड़ी ना घुमा है। वेक्टर तो वहीं पर है जहां पर वो पहले था, मान लिया वो ऐसे था पहले, तो सिर्फ किसमें चेंज आएगा वो बताएंगे कि देखो अगर मैं सिर्फ वेक्टर ए की बात करूं तो बेटा वेक्टर ए की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, तो वो जब कंपोनेंट्स की बात बताऊंगा तब बताऊंगा कि उसके सिर्फ कंपोनेंट्स में चेंज होगा, उसका जो एक्चुअल जो मीनिंग है वेक्टर का बेटा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना कि अगर आप किसको रोटेट करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट करेंगे, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट करने से आपका क्या नहीं बदलने वाला, आपका वेक्टर नहीं बदलेगा, बट उसके जो दो कंपोनेंट्स हैं वो कब क्या कंपोनेंट्स होंगे बताएंगे, उसमें चेंज आ जाएगा, बट एक्चुअल में जो वेक्टर है वो एज इट इज ही रहेगा। नोट करो बेटा जल्दी से नोट कर लो। देखो बेटा अगली बात, इंपॉर्टेंट बात, कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा सीखते हैं कि कोई भी दो वेक्टर्स जो हैं उनके बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करना है ना। कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में आप एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में कैसे एंगल फाइंड आउट किया जाए ये बताना है भाई। देखो बेटा पहला जो काम है जो आपको करना है, आपको क्या करना है, मेक देयर आइदर हेड और टेल कॉमन, या तो आप उन दोनों की हेड्स को कॉमन कर दो या दोनों की टेल्स को कॉमन कर दो, पहला काम तो यही करना है। देन द एंगल बिटवीन देम विद कॉमन वर्टेक्स, भाई कॉमन वर्टेक्स होते हुए उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसी को बेटा क्या कहा जाएगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एक उदाहरण के साथ समझते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं बेटा। देखो बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं एक, ये मान लो वेक्टर ए है भाई और ये वेक्टर बी है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो यहां पे आप देखो ऑलरेडी क्या है बेटा, इन दोनों का जो टेल है वो ऑलरेडी कॉमन है, ऑलरेडी दोनों का टेल क्या है, कॉमन है। तो बस आपको इन दोनों का टेल कॉमन है, इन दोनों के बीच का ये एंगल देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये इन दोनों के बीच का जो एंगल आया वह तो 30 डिग्री आ गया। और देखो जरा एग्जांपल, मान लो कि ऐसे है बेटा, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और मान लो भाई ये एंगल है 120 डिग्री। आपको यह बताना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल कितना है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो भाई यहाँ पे आप देखो बेटा इस पॉइंट पर कि यहाँ पर इसका तो हेड है और वेक्टर बी का यहाँ पर टेल है। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ट्रांजिशन करनी पड़ेगी। यानी कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि किसी भी वेक्टर को पैरेलली मूव किया जा सकता है। तो आप वेक्टर ए जो है इसको पैरेलली मूव करो। तो जब आप पैरेलली मूव करके देखो जरा, है ना, सोचो कि ये वेक्टर ए है बेटा, इसको ये लो मूव करके ले आया और यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी बेटा, ये कुछ जब आप मूव करोगे तो देखो ऐसा होगा, वेक्टर बी ये रह जाएगा और ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए आ जाएगा आपका, और यह एंगल 120 डिग्री था। तो अब एक्चुअल में जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स आएगा वो तो बेटा ये आएगा, विच विल बी इक्वल टू 60 डिग्री।
तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा बेटा कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। और देख लो एक और छोटा सा एग्जांपल कि मान लो ये वेक्टर है ऐसे ऐसे, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, वेक्टर ए को ऐसे मूव करवा दो, ये लो जी। तो जब आपने अब दोनों के टेल्स को कॉमन कर दिए, ये बी आ गए, ये वेक्टर ए था। अब देखो यहाँ पे दोनों के बीच में बेटा एंगल कितना आ गया, वह एंगल 90 डिग्री आ गया। तो यानी कि आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, बहुत एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है कि या तो आप दोनों के हेड्स को कॉमन कर दो या आप दोनों की क्या कर दो बेटा, टेल्स कॉमन कर दो, और फिर जो दोनों के बीच का जो एंगल आएगा विद देयर कॉमन वर्टेक्स, वही उन दो वेक्टर्स के बीच का क्या कहलाएगा, वह एंगल कहलाएगा बेटा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बार बार इस्तेमाल करेंगे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल को देखने में। नोट करो जल्दी से। चलो देखो अब बेटा कुछ रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के जो हम बात करेंगे बेसिकली हम दो तरीकों में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को। एक तरीका है उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन और एक बेटा उसका है रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन या फिर कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा किसकी, पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। देखो भाई पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। इन दिस रिप्रेजेंटेशन, in this representation, magnitude and direction, बेटा ये बात देखो कि डायरेक्शन बेटा हम जो फिजिक्स में बात करेंगे वो थीटा की टर्म्स में बात करेंगे। वो किसकी टर्म्स में बात करेंगे, वो थीटा की टर्म्स में बात करेंगे। ठीक है, तो एक तो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरी उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। कौन से रिप्रेजेंटेशन में, पोलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर। देखो कैसे बेटा, लाइक दिस, मान लिया कि ये वेक्टर, मान लिया आपने ये 5 न्यूटन लिख दिया और ये 30 डिग्री लिख दिया, 5 डिग्री लिख दिया और क्या लिख दिया आपने, 30 डिग्री लिख दिया। ये जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा देखो आपने ये तो इसका मैग्नीट्यूड बता दिया वेक्टर का और ये आपने डायरेक्शन बता दी कि भाई वो जो पॉजिटिव, तो यानी कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन। यानी कि पोलर रिप्रेजेंटेशन में बेटा क्या होगा, आर कोमा थीटा ऐसे लिखते हैं। आर तो क्या होगा, आर को कैसे लिखेंगे बेटा, आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। आर तो क्या होगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और जो थीटा है ना, थीटा क्या होगा, एंगल मेड बाय द वेक्टर, एंगल मेड बाय द वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस और विद एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल के साथ वो जो एंगल बना रहा होगा वो होगा। तो यह रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यानी कि देखो इस वेक्टर को अगर आपको ना रिप्रेजेंट करना हो पोलर फॉर्म, देखो ये तो मैंने ग्राफिकली दिख दिया, आप इसको कैसे लिखेंगे बेटा, 5,30 डिग्री। जब आप 5,30 डिग्री कहीं पे भी आपको लिखा हुआ मिल जाए, उसका मतलब आपको एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 5 होगा और जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा बेटा, वह 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा। क्लियर है सभी को। नोट, अब इसमें देखो और जरा छोटे छोटे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। देखो किस तरीके से, कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो कुछ एग्जांपल्स देख ही लेते हैं। मान लो कि बेटा कोई वेक्टर ऐसे, ये y, ये x, और मान लो कि ये वेक्टर लिख दिया किसी ने 2 न्यूटन। क्या लिख दिया, 2 न्यूटन लिख दिया। तो भाई इस वेक्टर को पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2 एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो 0 डिग्री, 2 0 डिग्री।
यानी कि आपको इसका मैग्नीट्यूड देखना है और एक्स एक्सिस के साथ बेटा इसका क्या देखना है, वह एंगल देखना है और कुछ नहीं करना। बोलो क्लियर है क्या? देखो जरा और इस पे बेटा और एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप मीनवाइल बीच में साथ साथ ट्राई भी कर सकते हो ना उसको। देखो और एग्जांपल देख लो। ये लो, ये मान लो 10 न्यूटन है। आप बेटा इन सबको पोलर फॉर्म में लिखो। एक ये एग्जांपल ले लो, 45 डिग्री 10 न्यूटन, ये लिख लो। एक और लिख सकते हो, देखो लेट अस से 30 डिग्री, ये 10 न्यूटन। एक और एग्जांपल, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए बस। कुल मिला के बात ये है कि आपको क्या आना चाहिए बेटा, आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आपने वो चीज़ें कैलकुलेट कैसे की हैं। ये 30 डिग्री ले लो, 10 न्यूटन ले लो। देखो क्या डिफरेंस आएगा इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने में। देखो इस वाले केस में बेटा मैग्नीट्यूड तो 10 ही है, बट एक्स एक्सिस के साथ वह एंगल कितना बना रहा है, वह 90 डिग्री बना रहा है। तो आप इसको जो पोलर फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे, 10,90 डिग्री। इसको देखो बेटा, यहाँ पे भी इसका मैग्नीट्यूड तो 10 ही है, बट इस बार ये एक्स यानी जो आपका जो ये एक्स एक्सिस है इसके साथ एंगल कितना बना रहा है भाई, हॉरिजॉन्टल के साथ वो 45 डिग्री बना रहा है। तो 10,45 डिग्री। इस वाले में देखो देखो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर भी बेटा 10 ही है, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है। तो आप देखो 90 डिग्री तो ये हो गया और 30 डिग्री ये हो गया, तो 90 + 30 इज 120 डिग्री। तो यू हैव टू राइट लाइक दिस, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो भाई कि मैग्नीट्यूड तो सर अभी भी 10 है। अब देखो एक तरीका तो ये है एंगल को मेजर करने का, 180 है और 60 है, 240 ऐसे एक तरीका तो ये। लेकिन इसी चीज को बेटा एक और तरीका भी है रिप्रेजेंट करने का कि सर मैग्नीट्यूड तो 10 ही है, लेकिन इस बार मैं एंगल ऐसे मेजर करता हूं। तो आपको ये मालूम है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जो एंगल मेजर करोगे दे आर टेकन टू बी नेगेटिव। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, -120। तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होपफुली कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि कोई भी जो पोलर वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है बेटा, यानी कि पोलर वेक्टर को जानने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजों को पता होना चाहिए। एक तो उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और दूसरा उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल आपको पता हो, माने कि डायरेक्शन पता हो। तो बेटा जो पोलर फॉर्म है उसमें क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। अब अगला रिप्रेजेंटेशन करते हैं बेटा, दैट इज रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। देखो भाई रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी ये भी देखते हैं जरा। यहां पे तो बेटा मैग्नीट्यूड और हमने क्या किया था, डायरेक्शन की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, यहां पे क्या करेंगे बेटा, इन दिस सिस्टम वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय x, y, है ना। x, y की मदद से यहां पे क्या किया जाएगा बेटा, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये x क्या बताएगा कि भाई x डायरेक्शन में कितना वेक्टर है, और y क्या बताएगा कि y डायरेक्शन में कितना वेक्टर है। बोलो सबको समझ में आ रहा है बेटा कि x में कितना है और y में कितना है, यह आपको बताना है। ये आपको बता रहा होगा वो वेक्टर। क्लियर है बेटा। देखो जरा कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये y और यह x, मान लो कि आपको बेटा ऐसे दिया हुआ है,
ये वेक्टर मान लो आपको 4 न्यूटन ऐसे लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? 4 न्यूटन आपको ये वेक्टर लिख दिया। तो अब आप इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखोगे कि भाई इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग तो कितना कंपोनेंट है? 4, और वाई में कुछ भी नहीं है तो वह 0 हो गया। ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है 4,0, यह रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है बेटा। ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है? यह रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होगा। और देखो जरा, मान लो इस तरह से कोई वेक्टर है, ये यहां पे, ठीक है। मान लो कि ये 3 न्यूटन है बेटा, या इसको भी 4 न्यूटन रखो, डिफरेंस पता लग जाएगा तुम्हें। तो भाई 4 न्यूटन का मतलब कि ये जो पॉइंट है बेटा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 और वाई कोऑर्डिनेट 4 है। तो भाई हो गया, इसको लिख दो एक्स कि वेक्टर बी कैन बी रिटन एज एक्स 0 और वाई 4। इस तरीके से लिख दिया आपने। और देखो जरा, और देखो, मान लो कि यह कोई वेक्टर आपने लिखा, ठीक है, 4,4, यानी कि आप ये मानो कि इधर 4 है और इधर भी 4 है। अगर ऐसा हुआ तो ये जो पॉइंट है बेटा, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4,4। तो ये जो वेक्टर आप सी लिखोगे, इसको आप कैसे लिख दोगे? 4,4 लिख दोगे। तो यानी कुल मिला के बस आपको यह देखना है कि वो जो वेक्टर है, उस वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या है, किसके, उसके हेड का कोऑर्डिनेट क्या है, यानी एक्स और वाई, जैसा कि आप ग्राफ वाले केस में देखते थे, और वही आप उसको कॉमा की फॉर्म में लिख देंगे। ये जो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसमें ये जो एक्स जो बताएगा बेटा, वो उसका एक्स कंपोनेंट बताएगा वेक्टर का, और ये जो y कोऑर्डिनेट है ये क्या बताएगा? ये उसका y कंपोनेंट बता रहा होगा। बोलो क्लियर है क्या बेटा? ये आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में जो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे किसके बारे में बेटा? कि जो पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये जो पोलर जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया, उसको रेक्टेंगुलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और जो रेक्टेंगुलर जो रिप्रेजेंटेशन है उसको पोलर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। इन दोनों के बीच में रिलेशन के बारे में बात करी जाएगी। उससे पहले जो आज की क्लास में बेटा जो हमने ये जो रिप्रेजेंटेशन किया है, पोजीशन वेक्टर जो पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो पढ़ा है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ये टर्म्स बार बार काम आएंगी, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द होल फिजिक्स। बिना वेक्टर के फिजिक्स समझना बहुत मुश्किल है बेटा। हर कदम कदम पे क्या आएगा? वेक्टर का इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और जो अब तक किया है इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लें। थैंक यू।